नमस्कार बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गुजरात में इस साल होने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया है कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उन्हें परेशान कर रहा है और राज्य के कांग्रेस नेता चाहते हैं कि वो पार्टी छोड़ दे। पटेल ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी इस बारे में कई बार बताया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 3 दशक से गुजरात से कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के लिए अंदरूनी गुटबाजी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं का दूसरे दलों के साथ गुप्त गठबंधन जिम्मेदार है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस खोडलधाम ट्रस्ट के नरेश पटेल को गुजरात चुनाव में इस बार चेहरा बना सकती है। हालांकि इस बीच हार्दिक पटेल ने बागी रुख दिखाकर पार्टी की चिंता को बढ़ा दिया है। भले ही हार्दिक नरेश पटेल को लेकर फैसले में थोड़ी देरी को लेकर अपनी नाराजगी का आधार बता रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि पार्टी में अपनी घटती अहमियत से वो बेहद नाराज हैं। हार्दिक जमीन से जुड़े नेता हैं और कांग्रेस को उनको सहेज के रखने के प्रयास होंगे, नहीं तो गुजरात में पिछले 27 सालों से सत्ता के लिए तरस रही कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी से पिछड़ सकती है। एक रिपोर्ट देखें। कांग्रेस के गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है। राज्य में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस 27 सालों से गुजरात की सत्ता से बाहर है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहे पटेल ने कहा, हमने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके कांग्रेस को फायदा दिलाया था। हमें ये लगा था कि जब हमारी ताकत और कांग्रेस की ताकत मिलेगी तो हम प्रदेश को एक नई स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने हमारी ताकत को कमजोर किया। सच बोलना अगर गुनाह है तो आप मुझे गुनहगार मान सकते हैं, और आज गुजरात की जनता हम लोगों से उम्मीद करती है। उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हमें जल्द से जल्द फैसले करने पड़ेंगे, पर उससे बड़ी कोई बात नहीं है। पार्टी के भीतर छोटी मोटी नाराजगियां रहेगी, पार्टी के भीतर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो गए। मेरा सवाल ये है कि जो गुजरात के लिए हम लोगों को काम करना है, जो श्रेष्ठ गुजरात और बेहतर गुजरात बनाने का जो फैसला हम लोगों ने साथ मिलकर लिया है, उस फैसले को बेहतर बनाने के लिए, उस फैसले को सफल बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। हार्दिक का कहना है कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। किसी अहम बैठक में उन्हें नहीं बुलाया जाता, किसी निर्णय में भागीदार नहीं बनाया जाता। पटेल ने कहा कि मेरी ये नाराजगी कहीं जाने के लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अच्छा तो करो। पार्टी की बहुत खराब स्थिति है। जो मजबूती से लड़ने वाले लोग हैं उन्हें मौका तो दो। जो कुछ नहीं करना चाहते हैं उन्हीं लोगों पर सब कुछ टिका हुआ है। लगभग 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो इन लोगों की गलती तो मानो। ये पूछे जाने पर कि क्या वे कांग्रेस छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, तो पटेल ने कहा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन गुजरात कांग्रेस में जो मजबूत नेता होते हैं उनको परेशान किया जाता है ताकि वो पार्टी छोड़कर चले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि मैं भी पार्टी छोड़ दूं। पटेल ने कहा कि मुझे इतना परेशान किया जा रहा है कि दिल भर आता है। उन्होंने सवाल किया, साल 2017 में कांग्रेस के 80 विधायक थे, आज 65 बचे हैं। 1-2 विधायक जाते हैं तो ये मान लेते हैं कि बीजेपी ने खरीद लिए होंगे, लेकिन इतने विधायक चले गए तो हम अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि अल्पेश ठाकुर चले गए तो हमने ये क्यों कहा कि वे स्वार्थी थे। सच्चाई ये है कि उन्हें परेशान किया गया था, इसीलिए चले गए। पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व पूरी तरह से बेकार काम कर रहा है, सबको परेशान किया जा रहा है, गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सारी स्थिति के बारे में राहुल जी को कई बार बताया, लेकिन कोई निर्णय नहीं होता, इसीलिए मुझे ज्यादा दुख होता। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा ने हार्दिक पटेल को लेकर राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट की अंदरूनी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये अहम इसलिए है क्योंकि हार्दिक को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस बार गुजरात में पूरी ताकत झोंकी हुई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खोडलधाम ट्रस्ट के नरेश पटेल को गुजरात चुनाव में चेहरा बना सकती है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी इस रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इस बीच हार्दिक पटेल ने बागी रुख अपना लिया है और पार्टी की चिंता को बढ़ा दिया है।
पार्टी में अपनी घटती अहमियत से वो नाराज है। नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उनसे बातचीत हुई है या नहीं। इतने दिनों से खबरें आ रही है लेकिन कुछ बोला नहीं जा रहा। उन्होंने पार्टी पर निशाना साधते हुए सवाल किया, 2017 में आपने हार्दिक का उपयोग किया, 2022 में आप नरेश भाई का उपयोग करोगे और 2027 में क्या कोई नया पटेल ढूंढोगे? आपके पास हार्दिक है तो उसे मजबूत क्यों नहीं करते? नरेश भाई को लेना चाहिए, लेकिन उनका कहीं मेरे जैसा हाल तो नहीं होगा। ये सवाल नाराजगी का नहीं है, सवाल सच का है कि पार्टी के भीतर जो चर्चाएं होती है उस पर निराकरण होना चाहिए, उस पर फैसला होना चाहिए। गुजरात के लोग हमसे बड़ी उम्मीद रखते हैं और उस उम्मीद पर हमें खरा उतरना पड़ेगा। अगर हम उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे तो नेतागिरी कैसे करेंगे? गुजरात के लोग चाहते हैं कि पार्टी में कुछ अच्छा हो, अच्छे लोग आए, मजबूत लोग आए, और मेरा ये मानना है कि गुजरात के लोगों की जो अपेक्षा है उस पर हमें खरा उतरना पड़ेगा, तभी लोग हमें पसंद करेंगे ना। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नाजुक मौकों पर कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हों। दरअसल मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गुजरात ही क्या, कांग्रेस लगभग हर राज्य में खेमेबाजी से जूझ रही है। जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ भी मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं के समीकरण ठीक नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट इसका उदाहरण है, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी की लड़ाई है। कांग्रेस को अगर एक मजबूत विपक्ष बनाना है तो उसे समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ में लाना होगा। इसके अलावा जमीनी स्तर पर नया कैडर तैयार करना होगा। जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं उनकी जगह भरनी होगी और ऐसे नेताओं की तलाश करनी होगी जो जमीनी स्तर पर काम कर सके। साथ ही संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आना होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, जबकि राम मनोहर लोहिया ने भारतीय लोकतंत्र को विपक्ष क्या होता है और उसे क्या करना चाहिए का पाठ सिखाया। अपने प्रयासों से उन्होंने आजादी के बाद एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस को कई बार पानी पीने पर मजबूर कर दिया। कुछ ऐसे ही प्रयास अब कांग्रेस को करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो गुजरात में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ऐन पहले इस तरह की गुटबाजी निकल के सामने आ रही है। गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने जिस तरह से बयान दिया है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। कृष्ण जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही राहुल लाल जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कुंतल कृष्णा जी आपसे है। सर, चुनाव से पहले कांग्रेस में जिस तरह से हार्दिक पटेल ने बयान दिया, क्या बताता है, क्या जताता है? क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? यहाँ जी कांग्रेस में सब कुछ है और गुजरात में हार्दिक भाई हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े नेता हैं। अगर उनके मन में किसी बात का शंका है, किसी बात का कष्ट है, तो उन्हें अपनी उस बात को पार्टी के पटल पे रखना चाहिए। हाँ, पर मीडिया के माध्यम से ये बात हमें पता चल रही है, ये बात थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। सर, रखा उन्होंने बात को तो रखा, राहुल गांधी को बताया, कह रहे कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार बताया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। समाधान, राजनीतिक समाधान रातों रात नहीं निकलता है। और दूसरी बात कि ये कांग्रेस की आंतरिक लोकतंत्र की झलक है कि कांग्रेस में रह करके आप अपनी बात रख सकते हैं। भारत में तो आज किसी दूसरी पार्टी में संभव ही नहीं है। आज हार्दिक पटेल जी ने मीडिया से बात कर ली, मीडिया को उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि साहब हेलो, सुन रहे हैं सर, आपकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने पार्टी हाईकमान को भी ये बातें बताई हैं, अभी इन पे कुछ हल उनके हिसाब से हल नहीं निकला। तो ये तो कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता जब तक ये पार्टी के अंदर बात रखी जाती है तब तक ये कहा जाता है कि आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन जब ये खुलकर बाहर मीडिया में आ जाती है या फिर विपक्षी पार्टियों को पता चल जाती है या फिर आपके कॉम्पिटिटर को पता चल जाती है, तब इसे कहते हैं गुटबाजी है, फूट है।
नहीं नेहा जी, मैंने तो अभी तक आपके शो पे गुटबाजी और फूट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने मैं कर रही हूँ ना, है। मैं कर रही हूँ। नहीं, आप कर सकती हैं, पर इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आंतरिक लोकतंत्र है, तभी तो कोई व्यक्ति, अब पटेल साहब तो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के फोरम पे बात रखी, वो तो सीधे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की बात कर रहे हैं। तो इतनी लोकतांत्रिक पद्धति तो कांग्रेस में ही है। बाकी कोई भी पार्टी आप बता दें जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक कार्यकर्ता या एक कार्यकारी अध्यक्ष बात कर सकता है, आप बता दें। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। बात करना अलग होता है, समाधान निकलना अलग होता है। बात तो की जाती है, लेकिन पटेल समस्या का साहब की समाधान कुछ हुआ क्या परेशानियां हैं। हाँ जी, पटेल साहब की अगर कुछ मुश्किलें हैं या उनके दिल दिमाग में कुछ बात है, तो जरूरी नहीं कि पूरी कांग्रेस पार्टी उस लाइन पे सोच रही हो। पटेल साहब हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पटेल साहब हमारे साथी हैं, हमारे मजबूत बड़े नेता हैं, पर जरूरी तो नहीं कि वो जो सोच रहे हैं वो उसी पे पूरी कांग्रेस पार्टी की लाइन हो। इसीलिए उन्होंने अपनी बात कही है। अगर उनकी बात और हमारी राजनीतिक सोच एक होगी तो उस पे बात होगी, वरना ठीक है, राजनीति में हम साथ साथ चलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। नहीं, वो ये कहते हैं कि उनकी स्थिति पार्टी में उस नए दूल्हे की जैसी है जिसकी नसबंदी करा दी गई हो। अब आप सोचिए वो कितना बड़ा बयान दे रहे हैं। मैंने तो ऐसा नहीं सुना। आप मुझे उनका बयान सुनवाएं, मैं सुनना चाहूंगा। मैंने तो नहीं सुना। सर, अभी तो सुनवाया है, आपने रिपोर्ट नहीं सुनी क्या सर? अभी तो सुनवाया आपको, उसमें ये बयान तो नहीं था। आपकी रिपोर्ट मैंने बड़े गौर से देखी, उसमें ये बयान तो नहीं था। सर, बयान भी था और आप देख सकते हैं तमाम अखबारों में भी निकला है कि किस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अब उसमें नहीं, तो फिर आप फिर उस पर ट्रस्ट ही मत करिए। आप ये भी मत कहिए कि हार्दिक पटेल ने कुछ कहा, आप मत मानिए। आपने नहीं सुना, आप तो वहां जाके सर सुनेंगे तभी आप मानेंगे ना इस चीज को। ठीक है महेश जी किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि अभी जो हालात फिलहाल कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं तमाम और राज्यों में, वो ये बताते हैं कि क्या वाकई गुटबाजी है क्या, और इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी का फायदे और नुकसान की बात जो है ना, उस सूरत में आकलित की जाती है जब कोई ऐसा चीज जो है उसको आजमाया हुआ ना गया हो। ये सब फूके हुए कारतूस है जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने आज के डेट में उस नेतृत्व पे ये चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लेचर है, बेबस है, जिसके व्यक्तित्व का कोई अहमियत नहीं है इस देश में, जिसके पास कोई रीजन नहीं है, कोई विजन नहीं है कि वो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके। तो ये उस चीज पे चोट पहुंचाई जा रही है। ये वो मतलब आप सबसे पुरानी पार्टी का कह रहे हैं कोई विजन ही नहीं है, ये पार्टी ऐसी बेकार है, कैसे फूके हुए कारतूस है। कैसे एक नेहा जी मैं सवाल खड़ा कर देना। और अभी आपने कहा कि नसबंदी किए हुए, मतलब मुझे तो उसके ऊपर हंसी आ रही थी कि ये कैसे लोग हैं कि जो इस तरह की बात कहने की हिमाकत कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व जिनका केंद्रीय नेतृत्व ने जो है ना उसको इतने गाजे बाजे के साथ ले आया, ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बड़ा रॉबिन हुड हो। उस रॉबिन हुड को लेकर इन्होंने गुजरात में जिस तरह से सरकार बनाने की बात करी, उसका क्या हश्र हुआ। और ऐसे लोगों का हश्र जो है, और ये जो है कांग्रेस का कलंकित इतिहास है। ये जो स्थिति कांग्रेस में बन रही है महेश जी, ये आपके सपने को तो साकार करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात करते हैं, ये स्थिति बता रही है कि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। निश्चित रूप से हम क्यों ना बढ़े। आज के डेट पे अगर काम हम करेंगे नेहा जी, तो मतलब वो कहानी हुआ है ना कि मेहनत करे लंगोटी वाला और खाए धोती वाला, ये क्या मतलब बनता है? ये परिवारवाद के ऊपर कर देंगे क्या? ये क्या आजादी के जश्न अभी तक मनाते रहेंगे? ये आजादी के नाम पर अभी भी सत्ता को जो है अपना सुख का माध्यम, तो सर इतिहास बदल देंगे क्या? अब तक लोगों को आप इतिहास बदल देंगे? नेहा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, फिर मैं महेश जी आपका रुख करती हूँ और राहुल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नेहा जी पहले तो मैं भाजपा के अपने साथी को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो हिंदुओं की बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही पूजनीय हिंदू ग्रंथ है रामायण। अगर इन्होंने रामायण पढ़ा होगा, वैसे भाजपा के लोग रामायण वगैरह नहीं पढ़ते हैं, फिर भी तो अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा। दूसरी बात, अभी ये बात कह रहे थे कि इन्होंने कार्य किए, मुझे जरा बता दे कि ऐसे कौन से कार्य किए हैं। कार्यों पे तो बातचीत शुरू करें। कार्यों पे बताइए सर, कांग्रेस की स्थिति पे आइए। आज हम कांग्रेस की स्थिति को आंक रहे हैं सर। नेहा जी मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की स्थिति तो मैं आपके साथ
डिस्कस कर ही रहा हूँ। अभी भाजपा के हमारे साथी ने कहा है कि कार्य इन्होंने किए हैं तो वो भी नहीं मिलेंगे। मैं तो चाहता हूं कि ये बताएं कि ऐसे इन्होंने कौन से कार्य किए हैं कि 120 रुपए तेल हो गया है। इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं इस देश में बेरोजगारों की संख्या आज के दिन में 20 करोड़ से पार हो गई है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगारों की। इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि आरबीआई को रोज भारत सरकार को चेताना पड़ रहा है। इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को घाना जैसे देश के समक्ष खड़ा कर दिया है। मुझे बताइए इनके कार्य, मैं आपको बता देता हूं। इनका कार्य है रामनवमी पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव मनाते हुए इन्होंने इस देश में धर्म के नाम पे एक घिनौना मजाक किया है। यही तो इनका कार्य है। ये मुद्दे पे डिस्कस करें, मैं मुद्दे पे डिस्कस करने को तैयार हूँ। मुद्दे पे आप रह क्या रहे हैं? भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पे हो रही है, आप हिंसा पे पहुंच गए। अब बात आज कांग्रेस पे हो रही है, गुजरात पे हो रही है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना अहंकार, किस बात का इतना अहंकार है इन्हें? किस बात का इतना अहंकार है? लोकतंत्र में हार और जीत होते रहती है, परंतु गुजरात में मजबूत विपक्ष की तरह कांग्रेस खड़ी है। इनके यहाँ तो रोज इनके यहाँ आप बताएं, इनके यहाँ की जो आंतरिक स्थिति है, मैं अगर डिस्कस करना शुरू करूंगा तो हमारा पूरा वक्त उसी पे गुजर जाएगा। और इनके यहाँ इन्होंने खुद कहा कि साहब ये तो मुझे आश्चर्य होता है, कैसे कोई राष्ट्रीय नेतृत्व के आगे कह सकता है, क्योंकि इनके यहाँ तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आगे सभी लोग राजनीतिक गुलाम होते हैं। हमारे यहाँ ये प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ कांग्रेस में अगर आपके दिल में कोई बात है, हम लोग हार्दिक पटेल साहब को हमने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, उन्हें हमने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अगर उनको किसी बात से कष्ट है, राजनीति में होता है, राजनीति में हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की सोच होती है, उनको कोई कष्ट है तो उन्होंने बात कही। हाँ, पर मुझे लेकिन सर वो जो समस्या होती है उसका समाधान निकालना होता है, उस समस्याओं को दूर करना होता है। और जब वो नहीं दूर होती है अध्यक्ष को बताने या पूर्व अध्यक्ष को बताने के बाद भी, तो उसे जब वो खुल के सामने आती है, मीडिया के सामने आती है या दूसरी पार्टियों के सामने आती है, तो उसे गुटबाजी का नाम दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि इस पार्टी के अंदर अंतर्कलह है, जो अब खुलकर कांग्रेस में निकल के सामने आ रही है। मैं आती हूँ सर उस पर, फिर मैं आऊंगी सर। राहुल जी का रुख कर लेती हूँ, फिर मुझे ब्रेक। जी बिल्कुल। राहुल जी, क्या वाकई जो कांग्रेस में स्थिति है उसे आप लोकतंत्र का नाम देंगे कि आंतरिक लोकतंत्र है जी, जिसका जिक्र अभी कुंतल जी कर रहे हैं, या फिर आप कहेंगे कि फूट है, गुटबाजी है, अंतरकलह है जो निकल के अब सामने आ रही है, जिसका खामियाजा अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, गुटबाजी है, गुटबाजी प्रत्येक पार्टी में होता है नेहा जी, लेकिन सही समय पर आपको निर्णय लेकर उसे खत्म करना होता है। हाँ। हम लोगों ने देखा, जैसे पंजाब का उदाहरण है हम लोगों के सामने में। पंजाब में कांग्रेस ने कई तरह के निर्णय लिए, लेकिन जब वो निर्णय ले रहे थे, सिद्धू का जब पूरा प्रकरण आ रहा था, तब तक कोई विलम्ब हो गई थी। तो आप अगर त्वरित तौर पर लेते हैं तो फिर पार्टी मान के चले कि लास्ट में रणजीत सिंह चन्नी का कार्यकाल अच्छा कार्यकाल भी था, लेकिन उस समय भी एक तरह से सिद्धू और चन्नी के बीच मतभेद बने हुए रहे। ऐसे स्थिति में जिसमें अब गुजरात चुनाव होने जा रहा है, देखिए आज इसमें देश को विपक्ष की जरूरत है, और विपक्ष देश को निहारी हमेशा चाहिए। अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो वैसे में जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष मजबूत का होना चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात में स्थितियां है, वहां पे एक तरह से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, अभी स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध भी आप खोजेंगे, बहुत सारे मामले मिलेंगे। और नेशनल स्तर पर भी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने गिनती कराई कि अभी इसमें चाहे महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, ये सब तमाम तरह के फैक्टर्स हैं। इन्हीं सब ये मामले जनता के बीच में है, लेकिन जनता इसको कब मिलाएगी? जब आपका पार्टी संगठन बिल्कुल मजबूत होकर संगठित होकर चुनाव लड़ेगा। हाँ। ऐसे स्थिति में देखिए, हमें अभी भी याद है कि जो पिछला गुजरात का चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने वो पिछला चुनाव काफी मजबूती से लड़ा था। हार्दिक पटेल साथ में थे। 77 और 99 के जो सीट्स आए थे, उसमें बहुत सारे सीटों पे कुंतल जी को याद होगा, यहाँ पे वर्मा जी हैं, उन्हें भी याद होगा कि काफी कम मार्जिन से कुछ सीटों को कांग्रेस हारी थी। तो अगर उस समय जहाँ पे जीती थी कांग्रेस, गुजरात की मैं बात कर रही हूँ, पिछले चुनावों में जहाँ जीती थी, वो सीटें भी कौन सी बचा पाई? जीत कर भी वो विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब एक सीट, दो सीट टूटे तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। जब आपके 20-20 विधायक चले जाएं तो उसे क्या कहेंगे? खरीद लिया क्या? मैं नेहा जी, देखिए वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये मामला हार्दिक पटेल उठा रहे हैं। तो अगर देखिए हार्दिक पटेल इस मामले को उठा रहे हैं तो त्वरित तौर पे देखिए आपको नरेश पटेल को लाना है, किन्हें ला रहे हैं, वो तमाम चीजों में आप वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको आप विश्वास में लें। क्योंकि देखिए इस समय है, अगर मैं दो चीजों का बात कर रहा हूँ कि गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए भी अति महत्वपूर्ण है।
ठीक है कि वहां पे आम आदमी पार्टी वहां पे प्रवेश कर रही है, लेकिन अभी भी अगर इस समय कांग्रेस को जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा, अगर वो गुजरात का चुनाव जीत लेती तो आप मान लीजिए कि वो 2024 में उनकी दावेदारी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पर इसके लिए आवश्यक है कि आप संगठन का ढांचा कितना मजबूत बना के रखते हैं। तो सवाल है यहाँ पे तो अगर 20 से ज्यादा विधायक चले गए तो फिर उसके बाद पार्टी ने क्या निर्णय लिए, पार्टी ने क्या निर्णय लिया, उससे क्या सबक सीखा, ये भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है। कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं उनका रुख करूंगी। देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक सेटअप है और मैं आपके चैनल पे ये बात अगर कहूं कि हमारे अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग नहीं है या हमारे अंदर संगठन के अंदर गुट नहीं है तो ये तो बेमानी बात हो जाएगी। तो मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ कि हाँ, हमारे अंदर गुट है, क्योंकि भाई एक कमरे में जब बर्तन रखे रहेंगे तो थोड़ी बहुत खनबन तो होगी ही होगी। परंतु गुजरात की जहां तक मैं आपको बात कह रहा हूँ, ठीक है भाई हार्दिक पटेल को किन्हीं चीजों पे कुछ मुश्किल होगी, तो उनकी सोच हो रही होगी, पर गुजरात में हम लोग बिल्कुल ही एकमत हैं और हम गुजरात का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने पीछे की गलतियों से भी कुछ सीखा है। कैसे लड़ेंगे सर? कुंतल जी मुझे बताइए, अगर हार्दिक पटेल ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने नेताओं को संजोकर नहीं रखना चाहती, उन पर भी ऐसे दबाव बनाया जा रहा है कि वो पार्टी को छोड़ के चले जाए, आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा है कि उन्हें खुला ऑफर मिल रहा है, लेकिन ऐसे में आपके यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में कैसे बड़े और दिग्गज नेता या फिर सशक्त नेता जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, वो कैसे टिकेंगे? जो पुराना कैडर है वो टिकने ही नहीं दे रहा, जो पुराने नेता है वो टिकने नहीं दे रहे। ये तो स्थिति कांग्रेस के अंदर हो रही है जिसका बखान मैं नहीं कर रही हूँ, हार्दिक पटेल कर रहे हैं। चलिए, हार्दिक भाई की बात हार्दिक भाई से बेहतर तरीके से आपने हम लोगों को बताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी इन सब चीजों का निराकरण होगा। हमने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीख ली है। एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, पंजाब का चुनाव हो या उत्तरांचल का चुनाव हो या गोवा का चुनाव हो, वो हम अपनी गलतियों से हारे हैं और हमने अपनी गलतियों से सीख ली है। अब गुजरात में ये जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हमारे मित्र हैं, जिनका अहंकार चरम छू रहा है, शायद रावण से भी बड़ा अहंकार हो गया है, तो अति का तो अंत होता ही है। हाँ, जहां तक रही बात हार्दिक पटेल की बातों का, तो मुझे पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द उन सभी चीजों का निराकरण होगा। सर, 5 राज्यों में चुनाव की जो हुआ उसमें हार हुई, उसके बाद सर क्या कांग्रेस में ने सीख ली? क्योंकि G23 के जो नेता हैं जिन्होंने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, वो तो कह रहे कांग्रेस में नेताओं की जिम्मेदारी तय हो, यहाँ पे जो हालात है वो तो बहुत ही खराब हो रहे हैं, जो अध्यक्ष है वो बात करने को तैयार नहीं है, पूर्व अध्यक्ष की कोई सुनता नहीं है, हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस के जो शीर्ष पर नेता हैं वो नेतृत्व लायक नहीं है। वो कहते हैं चुनाव करवाइए, चुनाव एक तरीके से हो नहीं पा रहा। सर क्या, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे कमी है? ये बगावत के सुर बार बार क्यों उठ रहे हैं सर? ये तो कांग्रेस को और खोखला कर रहे हैं। नेहा जी, मैं आपको बताता हूँ कि कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है। भारत की सत्ता में बैठे लोग कांग्रेस के विषय में ये सारी अफवाह फैला रहे हैं। अपना G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को खत नहीं लिखा था जी? G23 नेताओं नहीं पाया आपकी बात। सोनिया गांधी को नेताओं ने खत लिखा था, बिल्कुल लिखा था, क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। अगर नेताओं को ऐसा लगा कि साहब इन चीजों से ये चीजें हमारी गलत थी, इन गलतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने इस चीज का पूरा संज्ञान लिया। कांग्रेस पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस होने वाले हैं, हमारा सदस्यता अभियान शुरू है। कब से सुन रहे हैं हम? तो ये कब से सुन रहे हैं सर? एक तरीका होता है, हमारा सदस्यता अभियान शुरू है। हमने बाकायदा पूरी दुनिया के सामने डेट्स अनाउंस किए हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारा सदस्यता अभियान होगा, उसके बाद हमारे आंतरिक चुनाव होंगे। अब किसी के दबाव में तो हम इन चीजों को नहीं बदलेंगे ना। ठीक है सर, किसी के दबाव में मत बदलिए। कांग्रेस के नेताओं के अंदर से ही जब भीतर से आवाज उठने लगे कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हम पे दबाव बनाया जा रहा है और हमें पार्टी से निकालने की साजिश रची जा रही है, तो कम से कम तब तो सुनना ही चाहिए। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से राहुल जी रखिए अपनी बात, फिर महेश जी का रुख करती हूँ मैं। देखिए, कुंतल जी बार बार कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र है, अच्छी चीज है, लोकतंत्र होनी चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र, लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा लग रहा है कि आपके आंतरिक लोकतंत्र का लाभ लेते हुए कई सारे लोग पार्टी में केवल बागी बोल नहीं बोल रहे हैं, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे बागी नहीं है लोग, ये बताइए ना। राजस्थान के हालात देख लीजिए सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के हालात देख लीजिए सर, वो तो फिर उनके ऊपर, पंजाब आपके हाथ से निकल ही गया।
नहीं पंजाब तो नेहा जी राहुल जी बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि हमारी पार्टी राहुल ने जी भी बोल क्या रहे हैं वो तो सुन लीजिए। राहुल जी रखिए अपनी बात, ठीक है, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये कह रहे हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, बड़ी अच्छी चीज है आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन वो आंतरिक लोकतंत्र का कितना नुकसान हो रहा है। अब उस आंतरिक लोकतंत्र के नाम पे तो हमें तो कांग्रेस कई सारे वरिष्ठ नेता ऐसे बोल रहे हैं, हाँ। जैसे लगता नहीं कि वो कांग्रेस के नेता, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से बोली बयान है। हाँ। तो ऐसे स्थिति में आपके पार्टी में आप अनुशासन को कैसे बनाएंगे, ये भी तो आपकी जिम्मेवारी है ना। कौन बनाएगा, किसकी सुनेंगे, कैसे ये लोकतंत्र को और बेहतर किया जाएगा अपनी पार्टी में। और साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुशासन को कैसे बरकरार रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन है क्या? अगर है तो ये क्यों नेता उलझुल बयान देते हैं? कुंतल जी। नेहा जी, राहुल जी ने जो बात कही, मैं इनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। कांग्रेस में आज के दिन में एक कोने में एक धड़ा खड़ा है जो शायद संघर्ष नहीं करना चाहता है या शायद सरकार के दबाव में। मैं भी इस बात को मानता हूँ। हमारी पार्टी के तथाकथित कुछ नेता ऐसी बात करते हैं कि हमें तो खुद लगता है कि ये आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। तो वैसे लोग भी हैं पार्टी, क्योंकि क्या बहुत कार्रवाई बड़ी होती पार्टी है है सर उन नेताओं के खिलाफ? तो उनको होती है, कार्रवाई होती है नेहा जी, वो तो नुकसान कर रहा है ना। कार्रवाई होती है नेहा जी। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बता दूं, कौन से नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई सर? हमें भी थोड़ा सा स्पष्ट कर बहुत दीजिए। लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट सर, है। एक दो के नाम बता दीजिए हुई है जिनके खिलाफ मैं आपको कार्रवाई एक हुई। बात और बता देता हूँ, मेरी बात पूरी। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप जिस मुद्दे पे बात कर रही हैं, भाई हार्दिक पटेल की अपनी कुछ इच्छाएं हैं। वो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उनकी इच्छाओं से सहमत हो, एक पहली बात। दूसरी बात, कि हार्दिक पटेल जी ने पार्टी के पटल पे अगर कोई बात कही है, कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, कांग्रेस ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, ये ना उन्हें भूलना चाहिए, ना आपको भूलना चाहिए, ना हम भूलेंगे। कांग्रेस ने हार्दिक पटेल जी को पाटीदार समाज के नेता से उठा करके एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। आज वो पूरे गुजरात के नेता हैं, हर समाज के नेता हैं। भाई हार्दिक पटेल जी की भावनाओं का हम सम्मान करेंगे। तब भी उनको बेहतर तरीके से नहीं आप प्रायोरिटी पे रख पा रहे हैं। बिल्कुल एक सेकंड रुक जाइए, मैं महेश जी, मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ फिर से। महेश जी, क्या वाकई आपको लगता है, देखिए कुछ ही महीनों बाद अब गुजरात में चुनाव है, ये चुनाव से पहले जो गुटबाजी निकल के सामने आ रही है, क्या लगता है आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है गुजरात में दोबारा सत्ता में आने के लिए? नहीं जी, हम तो मेहनत तो उसी दिन से शुरू कर देते हैं जिस दिन से हमें ये लगता है कि भाई हमें चुनाव जो है हमें आज से लड़ना शुरू करना है। जैसे हमने अब उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव खत्म किया, प्रधानमंत्री ने गुजरात में अपना रोड शो किया, उसमें हमें कोई आज तो अस्पताल का भी उद्घाटन कर दिया सर। हाँ, तोहफे भी देने लग जाते हैं आप लोग। हम लगेंगे, हम बिल्कुल, हमारा काम है। हम राजनीतिक और चुनाव को जो हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं, हमारे लिए उत्सव है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 703 विधानसभा के चुनाव हुए, 653 सीटों पे अपना कांग्रेस लड़ी, बताए कितना सीट जीती। नोटा से भी कम वोट अगर मिले आपको तो 450 से ज्यादा सीटों पे। अब ये जो है इस तरह की राजनीतिक सोच और इस तरह की राजनीतिक मान्यता, आप ये कुंतल जी किसको समझाने चले हैं? देश की जनता को अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि आपका नेतृत्व जो है उस लायक है ही नहीं। उसके ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई चीज चस्पा आज आपके ही लोगों ने किया है तो ये है कि आप लोगों के सारे कंट्रीब्यूशन को एक तरफ कर देते हैं जो आपके साथ पिछले 50 साल से खड़े हैं, जो आपके साथ जो है 50 साल से काम कर रहे हैं, उनको आप किसी तरह से क्रेडिट नहीं देते हैं। आप सिर्फ अपने और अपने आप को क्रेडिट देते हैं। राहुल गांधी जी आते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, क्यों भाई? अब ये बात जब ये लोग G21 और G20 और तमाम लोग उठाते हैं, उनका क्रिटिसिज्म होता है। नहीं तो कह रहे हैं लोकतंत्र है, आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है सर, इसलिए मुद्दे नहीं उठाए जाते।
नहीं, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है जो सर, आप किसी कह की रही हिम्मत हैं। है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हिम्मत जेपी तो नड्डा के आप खिलाफ आडवाणी बोल के जी- दिखा दे, नहीं, या यही अमित बात- शाह के यही बात- खिलाफ बोल के दिखा दे? किसी की हिम्मत है क्या सर? नेहा जी, अटल जी आडवाणी जी के टाइम में यही कहा जाता था कि किसी में हिम्मत है कि आडवाणी जी के आगे कुछ बोल के दिखा दे। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है आज जो प्रधानमंत्री हैं वो हाथ से काम थोड़ी कर रहे हैं, संगठन में काम करते हुए उनको 43-44 साल हो गया। आज थोड़ी पैदा हुए हैं राहुल जी की तरह। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि अध्यक्ष के लिए हम लोग चुनाव कराते हैं। आपके यहाँ कहाँ चुनाव होते हैं अध्यक्ष के लिए, बताइए? देखिए, चुनाव के नाम पर एक औपचारिकता पूरा करना। जितेंद्र प्रसाद जी के फादर थे, वो चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट में। उनका क्या हासिल किया कांग्रेस ने? किसी ने भूला है क्या? तो ये सब चीजें जो है ना, ये कहने सुने। नरसिम्हा राव जी को क्या हासिल हुआ? नेहा जी, कुछ बताना चाहता हूँ अर्जुन सिंह जब मरे भाजपा के मित्र को। एक पुष्प चक्र भी चढ़ाने की कोशिश नहीं करी। तो नहीं, ये लोकतंत्र कहाँ है आपकी पार्टी में सर? अगर दूसरी पार्टी में लोकतंत्र है तो आप लोग कहते हैं जी गुटबाजी हो रही है, अंदरूनी कलह है, कांग्रेस तो खत्म हो गई है, अब तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचेगा, तमाम तरह की बातें आप लोग करते हैं। तो क्या अपनी बातों को उठाना गलत है क्या? देखिए, बात क्यों उठती है? ये बात इसलिए नहीं उठाई जा रही है क्योंकि कहीं पार्टी को ठीक करना है। बात इसलिए उठाई जा रही है कि पार्टी का जो नेतृत्व है, जो नेतृत्व का व्यक्तित्व जो है, वो इस लायक ही नहीं है। लोग ये समझ ही नहीं रहे। कांग्रेस आज सर, कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये सरकार को चिट्ठी लिखी थी, बताया था कि हमें ये नहीं मिल रहा, अस्पताल में जगह नहीं है, तो यानी कि वो खिलाफत कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे क्या आपके मंत्री, आपके नेता? नहीं, मुखालफत की बात नहीं है, मुखालफत की बात नहीं है। सवाल यह है कि पंजाब में आप डिसीजन लेते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे। अब नवजोत सिंह सिद्धू को किसने, देशवासियों ने देखा नहीं जो पाकिस्तान में जाके क्या कर रहे थे। आप वहाँ पे वो नवजोत सिंह सिद्धू जो है आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो चन्नी को काम नहीं करने देता है। ड्रामा होता है, फुल ड्रामा होता है पंजाब में। और वहाँ जिस तरह के क्राइसिस होते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, उसका फायदा केजरीवाल जैसे बाजीगर उठाते हैं। तो ठीक है, हमारे ठीक है। कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे, रखिए सर जल्दी से बात। कुंतल जी। नेहा जी, मैं अपने भाजपा के साथी को ये बात बता देना चाहता हूँ और याद भी दिला देना चाहता हूँ कि जितिन प्रसाद जी को ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर की तरह इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। सिंधिया जी को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की तरह इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। किसी हमारे ब्लॉक या पंचायत के कार्यकर्ता को ये अपने यहाँ ले जा करके इन्हें मंत्री नहीं बना रहे हैं, पहली बात। इसीलिए ये मत बताएं कि हमने क्या दिया क्या नहीं दिया। कुंतल जी, जब तक जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो बड़े अनुशासन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस में आ जाते हैं तो वो अनुशासन की लाइन को क्रॉस कर देते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में तो तब तक इतने उलझुल बयान नहीं देते थे। नेहा जी, डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र में यही अंतर है। भाजपा में डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप वहाँ सिर्फ सुना जाता है, वहाँ डायलॉग नहीं होता है, वहाँ मोनोलॉग होता है। कांग्रेस में मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस में इतना आंतरिक लोकतंत्र है कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधे सवाल कर बैठता है। सर, डिक्टेटरशिप बहुत पसंद आ रही है लोगों को, आपके नेताओं को? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अब अपनी अपनी बात होती है, उनकी क्या मजबूरी रही होगी ये तो हम सर, एक की मजबूरी होगी, दो की मजबूरी होगी, यहाँ तो लंबी फहरिस्त है। नेहा जी, इतिहास के आईने में हम सब देख लेंगे, आप चिंता न करें। और जहां तक बात रही कि ठीक है, हमारे मित्र बहुत गर्व के साथ बता रहे थे कि इतनी सीटों पे जीती, तो कुछ साल पहले तो भाजपा भी 2 सीटों पे थी। ठीक है राहुल जी, ये जो नेता खुलकर बयानबाजी करते हैं या उलझुल बयान देते हैं, ये कांग्रेस की जड़ों को कितना खोदने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या वाकई और ज्यादा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं सत्ता से कांग्रेस को? मैं खाली आप नेताओं के बयान को ही मत जोड़िए, उनके आप अलग अलग जो किताब लिख रहे हैं, पुस्तक विमोचन का समय भी देख लीजिए है।
अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के जो है किसी समय जो है कि पुस्तकें आ रही थी, जिसमें कांग्रेस खुद ही जो है कि एक तरह से तो वो उनकी किताबें हो, उनके बयान हो, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए काफी आवश्यक है कि जो नेता इस तरह से पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत होगी। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए, जनता कांग्रेस को सुनने के लिए पसंद बैठती है, लेकिन कांग्रेस अपना संगठनात्मक ढांचा जो है बदल के उस वोट को ले नहीं पा रही। उदाहरण की आपको याद होगा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ पार्टी नेता का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस को 13-14 से ज्यादा सीटें प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीटें दी। तो अगर कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ जीती तो हरियाणा का चुनाव जीत सकती थी। दूसरा उदाहरण और देता हूँ मैं, दिल्ली कांग्रेस के जितने तमाम नेता है वो मान के चलते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि देखिए 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस समाप्त होती है, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, वहां पे हर जगह जो एक तरह से नंबर 1 का स्थान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रहा, तो नंबर 2 पे दिल्ली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नंबर 2 पे रही 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो जनता ने उस समय आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पर डाल दिया। लेकिन क्या कांग्रेस उस स्तर पर तैयारी नहीं थी? जनता जिस स्तर पर उनको सुनने की तैयारी नहीं थी नेहा जी, कांग्रेस की खुद की तैयारी नहीं थी वोटों को लेने के लिए। तो कम से कम जो इस प्रकार की जो संगठनात्मक कमी है, आप गुजरात चुनाव में मान लीजिए, गुजरात में जो स्थितियां बनी हुई है अभी, अब हार्दिक पटेल देखिए, मुझे अभी भी याद है कि पिछले बार वो कांग्रेस के काफी भारी भरकम नेता के रूप में गए और उसमें उनकी वो उम्र भी नहीं हुई थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ पाते। 25 वर्ष की उम्र उनकी पूरी नहीं हुई। तो सोचिए इस बार वो पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अगर उसके पहले ही पार्टी में अगर अभी क्योंकि चुनाव समय है अभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की अलग से तैयारी है, तो आपको अपने प्रतिस्पर्धी को देखते हुए आपको उसी रूप में इलेक्शन प्रबंधन उसी रूप में जाना पड़ेगा। अगर हम लोग अभी छोड़ दीजिए, अभी दिसंबर के चुनाव की तो बात तो कर ही रहे हैं, दिसंबर को गुजरात के चुनाव है, त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के चुनाव फरवरी मार्च 2023 में उसके लिए पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। तो वही गति, वही और संगठन का वही ढांचा जो आपके सामने में प्रतिस्पर्धी है, उसी रूप में आप तैयार नहीं रहेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल की स्थिति होती है। ठीक है महेश जी, क्योंकि 18 तारीख से 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री गुजरात जा रहे हैं, 3 दिन तक वहां पर रुकेंगे और गुजरात में नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और आज भी अस्पताल का उद्घाटन भी किया है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस भी भले ही बयानबाजियां निकल के सामने आ रही है, लेकिन नरेश पटेल को लाने की भी तैयारी में है। उसको लेकर फैसले में भले ही थोड़ी देरी हो रही हो, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीरें लगभग साफ है कि वो भी पार्टी में आ रहे हैं। क्या लगता है, पाटीदार समाज को साधने की एक और कोशिश और उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ सकती है? क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी वहां पर सीएम के तौर पर थे तो बात अलग थी, लेकिन अब चेहरे बदल गए हैं, इतना फोकस वो गुजरात पर नहीं कर पाते हैं, लिहाजा अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। देखिए नेहा जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय मानसिकता है और जो भारतीय लोग हैं और जो उनकी भावना है और जो उनकी भावना के प्रति आदर रखता है या प्रेम रखता है और उसी आदर और प्रेम के साथ काम भी करता है, जैसे कि उसकी सामर्थ्य जितनी भी हो। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपके पास 2 रोटी है, मैं 1 रोटी आप खा रहे हो, मुझे खिला रहे हो प्रेम बस, तो मैं उसमें जो आनंद है वो कहीं और नहीं। कुछ हद तक यही दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री का सामर्थ्य लोग फेंकते हैं, लेकिन वो हमेशा वही काम कर रहे हैं जो उनके सामर्थ्य है और वो कहीं जनता को दिखाई दे रही है और जनता से कनेक्ट हो रहा है वो काम। और इस देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद जो गौड़ हो गया था, नहीं सर, राष्ट्रवाद की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है महेश जी। बाकी जो पार्टी सत्ता में काबिज हुई आपसे पहले, क्या वो राष्ट्रवाद नहीं करती थी? वो इसमें विश्वास नहीं रखती थी क्या? नहीं रखती थी। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, एक देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि इस संसाधन पे सबसे पहले हक बनता है वो मुसलमानों का बनता है, इससे बड़ी हास्यास्पद, इससे बड़ा संविधान की अवमानना क्या होगी, अपमान क्या होगा? और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 2000 में और उसके बाद वो ऑर्डर को 22 साल तक सिर्फ इसलिए नहीं लागू करते हो, इस देश में 3 तलाक जो है 50 साल तक नारकीय जीवन जीने पे मजबूर करते हो हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को, क्योंकि आपका वोट खिसक जाएगा। ये आपका राष्ट्रवाद है।
ये आपकी सोच होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति यही दायित्व था कांग्रेस का। कांग्रेस ये करने आई थी आजादी लेकर। सर लेकिन हर बात में हिंदू मुस्लिम करना या फिर ये कहना कि नहीं राष्ट्रवाद के नाम पर हम चुनाव लड़ते। सर गुजरात में जब चुनाव है तो वहाँ पे राष्ट्रवाद एक अहम मुद्दा होगा या वहाँ की समस्याएं मुद्दा हो गई? ये लोकसभा का चुनाव थोड़ी ना है सर। सबसे पहले बात, हमारा जो है ना, हमारी संजीवनी, हमारा प्राण, हमारा राष्ट्र, या हम हैं या आप, हिंदू मुसलमान, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट या राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी या कोई भी व्यक्ति होने से पहले वो भारतीय है। और एक भारतीय होने के नाते एक राष्ट्रवाद का अलग जगाना, वो सोच लेके आगे बढ़ना। सर जब से देश आजाद हुआ, वही तो हमारा, जब से देश आजाद हुआ तब से कोई विकास ही नहीं हुआ। राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ तरक्की नहीं हुई क्या? नहीं हुआ ना, आप 1951 या 2014 के बाद से विकास शुरू हुआ? सर आप 2014 के बाद से विकासवाद शुरू नहीं हुआ। सवाल यह है कि राष्ट्रवाद शुरू हुआ से पहले विकासवाद जो था वो कुंठित था, वो कपोलित था, वो हकीकत में नहीं होता था। 1 रुपए की चीज बताया जाता था कि 90 पैसे जाता है। कुंतल जी ने अभी क्या स्वीकार किया? एक तरफ कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल ने जो पत्र लिखा वो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, दूसरे तो कह रहे हैं कि पत्र जो सार्वजनिक कर दिया ये गलत है। तो ये इस तरह की सोच और इस तरह की नीति और इस तरह की नीयत राजनीति में रखने वालों की कोई स्थान नहीं होते। जनता भी अच्छी तरह से परख चुकी है। और राजनीति जो है इसलिए कांग्रेस नहीं करती है कि वो जनता का भला करे। तो एक परिवार का भला होता रहे इस देश में, और उस परिवार के साथ जो आदमी उनके चरणारविंद का आचमन करता रहे, ठीक है, ट्रू कांग्रेसी है, उसी की वफादारी सही समझी जाती है। अदरवाइज क्या ये संदेश देने में जनता को कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह की बात अभी महेश जी कर रहे हैं? और जो चुनावों के नतीजे निकल के सामने आते हैं सर, ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हो या फिर लोकसभा चुनाव 2019 के हो, 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव या उन 5 राज्यों के चुनाव हो या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव हो, सर क्या ये संदेश जनता के अंदर कहीं ना कहीं डालने में भी भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है? नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस देश को जाति और धर्म के नाम पे बांटा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझा पाए। लेकिन सर आप जी नहीं समझा पा रहे हैं, आप जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए वहाँ पे भी नहीं समझा पाए। नहीं नेहा जी, और 5वें राज्य में तो आम आदमी पार्टी सत्ता ले गई। चुनाव सिर्फ जीत लेने से आप जनता का विश्वास नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो कैसे पकड़ेंगे? चुनाव जब हो रहे थे नेहा जी, चुनाव जब हो रहे थे तो इन्होंने पेट्रोल के दाम रोक दिए और चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने पेट्रोल के दामों में आग लगा दी। इस तरह का विश्वासघात जब कोई करने पे आ जाता है तो आप इस बात को दूसरी बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे कि कुछ नहीं किया दूसरी पार्टियों ने। हमने भाई कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं किया हुआ तो आप पिछले 7 साल से बेचने पे लगे हुए हैं और अभी भी आप बेच ही रहे हैं। आपने क्या किया साहब, जरा ये भी तो बता दें, आपने क्या किया पिछले 7-8 सालों में? भाजपा ने क्या कर दिया इस देश में, जरा ये भी तो बता दें, सिवाय इसके कि दुनिया के आगे भारत की जगहसाई हो रही है। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भारत को आज के दिन में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे कमजोर देश की तरह बात कर दी है। यही तो किया भाजपा ने। आपने सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दे को उठाया है और उससे जनता को बरगलाया है। आपने और आपके प्रधानमंत्री ने संसद की पटल पे झूठ बोलने का काम किया है। आपने विश्वासघात किया है। ठीक है राहुल जी, अगर हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी का रुख कर लेते हैं तो ये क्या कांग्रेस के लिए एक झटका होगा क्या? देखिए, अगर उतने प्रभावी नेता अगर कांग्रेस से निकलेंगे तो जरूर इसका असर होगा। हालांकि अगर नरेश पटेल आते हैं तो वो कितना इसकी भरपाई करते हैं, लेकिन पार्टी के अलग अलग जो समीकरण होते हैं उसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। देखिए, 2-3 चीजें मैं लास्ट में फिर कह दूं कि अभी इसमें महंगाई काफी चरम पे है, लेकिन हम लोगों को मैंने इस चीज को काफी महसूस किया कि जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी होती थी और 2014 तक जिस तरह से डीजल पेट्रोल में थोड़ी भी वृद्धि होती थी तो उनके जिस प्रकार से प्रखर विरोध होता था, वो प्रखर विरोध उसी इंटेंसिटी के साथ विरोध अभी कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन मैं कुंतल जी को बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि क्या आप तुलना करके देखिए कि क्या वही प्रखरता के साथ कांग्रेस अभी वो विरोध प्रदर्शन कर रही है।
जनता के साथ समस्याएं हैं, बिल्कुल है समस्या। कांग्रेस के साथ कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। जब 140-145 डॉलर प्रति बैरल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य था, तब भी देश में 50 और 60 रुपए पे डीजल और पेट्रोल की प्राप्ति हो रही थी इस देश में। लेकिन अभी अगर ये 120 डॉलर पे भी 120 रुपया तक भी अगर देश भर में डीजल पेट्रोल की कीमतें पहुंची हुई है, तो वो इंटेंसिटी के साथ आप लोगों के लिए भी आवश्यक है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि संगठन का ढांचा मजबूत हो और तमाम जन स्वर के मुद्दे जो है उसको आप उठाएं। अगर अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, उन संगठनात्मक चीजों को तेजी से उसको दूर करके दुरुस्त किया जाए तो फिर वो संभव है। लेकिन अगर निर्णय चलते रहते हैं नेहा जी, यहाँ पे जो निर्णय लेने में देरी होती है उसका नुकसान अब कांग्रेस के गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अगर ये कहते हैं कुंतल जी कि मुझे बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, महत्वपूर्ण फैसले जब लिए जाते हैं तो मुझे नहीं पता होता है, तो ये अपने आप में कई सवालिया निशान लगाता है कि क्या जो संगठन है वो बहुत कमजोर होता जा रहा है और कुछ लोगों का कब्जा है क्या उस संगठन पर? नेहा जी, इस तरह की बात अगर हमारे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कर रहे हैं तो इस पे तो हमें सोचना पड़ेगा और हम सोचेंगे, क्योंकि ठीक है वो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अगर उन्हें इस बात को समझ में आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि महत्वपूर्ण बैठकों में उन्हें नहीं बुलाया जाता है, तो इस पे तो संगठन को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए और कांग्रेस सोचेगी। उनकी बात हुई है आज जिस तरीके से प्रखर तरीके से मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा है। पर एक बात मैं आपको फिर कह देता हूँ कि हर मीडिया के माध्यम से सर आपको पता चला, लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने पहले बता दिया था। वो कह रहे हैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मैंने बताया। नेहा जी, मैं अब आपको एक बात और बता देता हूँ। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी को उन्होंने ये बात बताई कि नहीं, ये बात हमें अभी तक पता नहीं चली। उन्होंने भी बार बार बयान दिया कि राहुल गांधी को मैंने बता दिया। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। अगर उन्हें गुजरात के कांग्रेस में कुछ परेशानी थी तो हार्दिक पटेल जी को मीडिया को बताने की बजाय गुजरात कांग्रेस के प्रभारी को बताना चाहिए था। वो ज्यादा श्रेय। ये तो फिर आपको बताना चाहिए कि आपका प्रोसीजर क्या है सर। ये तो आपको कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि उनका प्रोसीजर क्या है, किस किस को पहले बताया जाता है। अगर पार्टी में कोई दिक्कतें हो, परेशानी है, तो किसको बताया जाता है बजाय सार्वजनिक तौर पर आने के। जाहिर तौर पे अगर सार्वजनिक तौर पे नेता आते हैं तो एक कांग्रेस पार्टी को और खोखला करते हैं। किसी भी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ सर, किसी भी पार्टी की कहीं ना कहीं जड़ों को खोदने का काम करते हैं और चुनाव से एंड पहले अगर इस तरह की चीजें आती है तो वो कहीं ना कहीं कई सालों पीछे धकेलती है उसी पार्टी को। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।